अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज हम एक अनदर इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है आजकल के कोविड के लॉकडाउन के बाद कि हाउ टू इम्प्रूव आवर मूड। एंड आप लोगों को पता है कि आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा मूड स्विंग के बारे में। और ये जो हम्म। मूड स्विंग है ये ड्यू टू मैनी रीजंस होता है। समटाइम्स प्रेगनेंसी में होता है, समटाइम्स आपको पीरियड्स होते हैं, उन दिनों में भी मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। या आप किसी डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपका मूड जो है वो स्विंग हो जाता है। तो आज हम इसके ऊपर हम ये सेशन करेंगे। और मेरे साथ अर्शी अली हैं और आसिया खातून हैं। तो अर्शी अली का मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। अर्शी अली जो हैं वो पीएचडी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में और शी इज़ अ रजिस्टर्ड साइकोथेरापिस्ट। और इन्होंने होम्योपैथी में पाकिस्तान कराची से डिग्री ली है और ये यहाँ पे एज अ एक्टिंग साइकोथेरापिस्ट रजिस्टर्ड काम कर रही हैं। और ये इसके अलावा जो हैं वो पेरेंटल कोच हैं और राइटर हैं, ब्लॉगर हैं। इनके 365 ब्लॉग्स जो है वो जनवरी से स्टार्ट हुआ है। आप ज़रूर हम्म। उसको विज़िट कीजिएगा, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो अर्शी अली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है mood and how to improve your mood. We'll discuss about the strategies and different approaches. तो अर्शी, नाउ माइक इज योर्स, आप स्टार्ट करें अपना सेशन। थैंक यू फॉर कमिंग एंड स्टार्ट करें सेशन। थैंक यू सो मच गुलनाज एंड आसिया खातून कि आप लोग जिस तरीके से टाइम निकालते हैं, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और आप दोनों के एफर्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आप दोनों के बगैर मुझे पता है कि ये सेशन मुमकिन ही नहीं है। या आप में से कोई बिजी हो जाता है तो ऑडियंस ने भी महसूस किया होगा कि फिर हमारे सेशंस नहीं हो पाते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम इस हवाले से है कि इसमें मैं बात करूंगी मूड के हवाले से कि ये मूड बेसिकली क्या होता है, इस पे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट डाल रहे होते हैं। इस पे मैं इतना डिटेल में बात नहीं करूंगी। असल में मैं अभी कुछ दिन पहले एक पढ़ रही थी, आर्टिकल पढ़ रही थी। तो वो आर्टिकल जो था वो एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा। उसमें जो ऑथर थी उसने जो था वो आर्टिकल जो है मूड को इम्प्रूव करने के हवाले से, स्ट्रेटजीज के हवाले से जो है वो आर्टिकल उसने लिखा था। और उसमें उसने बेसिकली 42 मूव इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताई हैं। और वो हर स्ट्रैटेजी जो है वो रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड है। और जब उसको एंड में आप जब उसको देखेंगे उस रिसर्च को, तो उसके एंड में हर टॉपिक का जो है वो किस रिसर्च से ये स्ट्रैटेजी ली गई है वो पूरा इन डिटेल उसके अंदर मौजूद है। जब मैंने ये पढ़ी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने कहा व्हाई नॉट के हमारे जो साउथ एशियन कल्चर है, पाकिस्तानी, इंडियन या हमारा जो यहाँ पे कैनेडियन में जो जहाँ हम मूव कर रहे होते हैं, तो मैंने ये देखा है कि अमूमन मूड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इन लोगों को। क्योंकि मूड असल में क्या होता है, मूड बेसिकली ये आपका एक टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड होता है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि इज अ फॉर्म ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड होता है। यानी आपका जो इस वक्त स्टेट है वही आपका मूड होता है बेसिकली। लेकिन ये वेरी कर रहा होता है, यानी मुख्तलिफ चीजें जो होती हैं वो आपके मूड के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। और जैसे अक्सर आपने ड्रामों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, या अपनी डेली लाइफ में भी अक्सर ये आपने लफ्ज, मुख्तलिफ लफ्ज मूड से अटैच हुए हुए सुने होंगे। जैसे ये कहा जाता है कि ये इंसान तो बहुत मूडी है। इसका क्या मतलब होता है कि हाँ, इस इंसान का जो मूड है वो रंग बदलता है, या ये इंसान जो है कभी भी एक स्टेबल मूड में नहीं होता है, या ये इंसान जो है ये फौरन ही गुस्से में आ जाता है, या बहुत ही चिड़चिड़ाहट का मुजाहरा करता है, या इसके मूड पे डिपेंड करता है। अमूमन लोग इस तरीके की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये कुछ लोग आपको ऐसे भी नजर आएंगे जो हमेशा एक स्टेबल मूड में रहते हैं।
तो आज के प्रोग्राम में मैं असल में वो स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप अपने मूड को स्टेबल रख सकते हैं, भले चाहे कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, कुछ भी आपकी लाइफ में आए, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, कि अगर डेली बेसिस में आप उसको अपनी लाइफ में लेकर के आए तो उससे आपका मूड जो है वो स्टेबल रहेगा और आप हर सिचुएशन में खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे। ठीक, तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में अब फॉर्मल जो है मैं उसी आर्टिकल को ओपन करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। ओके, अच्छा, मैं इसके साथ साथ एक चीज ये भी बताना चाहती हूँ कि मूड पे बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो मूड के ऊपर अफेक्ट डाल रही होती है, उसको इवन हम दिन भर में काउंट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बहुत सारे कन्वर्जेशंस होती हैं जो हमारे मूड को आगे पीछे कर रही होती हैं। जैसे कुछ ऐसी डाइट होती है अगर आप खा लें तो उससे भी मूड में काफी फर्क पड़ जाता है। जैसे अभी गुलनाज और मैं एक स्मूदी की बात कर रहे थे, और वो स्मूदी जब जब भी मैं पीती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूड बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया है, मैं बहुत ज्यादा खुशी की कैफियत में आ गई हूँ और वो मेरे मूड को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। इसी तरीके से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, स्लीप का बहुत ज्यादा लिंक है, वेदर है, आपका जो सीजन आते हैं, जैसे फॉल का सीजन अभी इन है, या सर्दियों का आता है, गर्मियों का आता है, या आपकी जो सोशल वेलबींग है, आपका डिफरेंट बॉडी पॉस्चर, इवन वो भी आपके मूड के ऊपर असर डालते हैं। साथ साथ आपकी जो फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है या आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, कितना आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये भी चीजें आपके मूड के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। साथ साथ ये है कि जब आपको एक्सपोजर होता है मुख्तलिफ न्यूज के साथ या खबरों के साथ, तो वो कैसे आप उस खबर को एब्जॉर्ब करते हैं, उस न्यूज को लेते हैं या उस कैसे रिएक्ट करते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया जो है ये भी आपके मूड पे असर डालता है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ आपको मुख्तलिफ चीजें पता चल रही होती हैं। इसी तरीके से कहा जाता है कि जो क्लटर होता है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा क्लटर है तो वो भी आपके मूड को बहुत ज्यादा लो करता है, स्लो करता है, या आपके मूड पे नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। इसके साथ साथ किस टाइप का आपने कलर पहना हुआ है, तो कलर भी बेसिकली आपके मूड के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। जैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी गुलनाज है, जैसे येलो ब्राइट कलर पहना, तो ये कलर बहुत ज्यादा मूड इनहेंसिंग कलर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि वो ऐसे कौन से 42 तरीके हैं, साइंटिफिक वेज हैं, और ये जो आर्टिकल है ये लिखा है कार्ली हेलमैन ने लिखा है, और इसने बकायदा इसको एक समराइज किया। इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं जो है ना शेयर कर दूंगी, तो वो आप उसको फिर देख सकते हैं ना कि कैसे है। ठीक, अब चले मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हुई? जी ओके, होगी। ओके, तो जैसा कि इसके टाइटल में ये जो है इन्होंने इसमें बकायदा ये पूरा जो है शेयर किया है कि आखिर कौन से 42 साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड तरीके जो आपके मूड को इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला तरीका, और ये देखें इसके नीचे उन्होंने पूरी इसकी रिसर्चेस बताई हैं। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च बेस्ड पहला तरीका है, गेट मोर स्लीप, ये एक्सरसाइज मोर, ये कौन सी रिसर्च है, कितने उसके अंदर जैसे वॉलंटियर लिए गए हैं और कौन सा मेथड यूज किया गया है, तो ये अगर इसके बिल्कुल एंड पे आप जाएंगे तो ये देखें, ये इस तरीके से इन्होंने इसका लिंक शेयर किया हुआ है एवरी सिंगल उसका। अगर मैं एक्सरसाइज मोर पे क्लिक करूं तो ये देखें, ये पूरी एक रिसर्च है जिससे ये स्ट्रैटेजी निकाली गई है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये रीडिंग, अगर आप इसकी रिसर्च बाद में पढ़ें तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अच्छा, अब हम आते हैं, और ये लाने का मकसद ये था कि इसमें जैसे बहुत सारी चीजें या बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारा वेस्टर्न कल्चर से रिलेट करती हुई हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कि इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने साउथ एशियन कल्चर के हिसाब से अगर इम्प्लीमेंट करके देखें तो क्या मूड के ऊपर इसका असर पड़ेगा। जैसे सबसे पहला जो इसमें बताया गया है कि गेट मोर स्लीप, यानी अगर आप ज्यादा स्लीप या एक अच्छी स्लीप लेते हैं तो उससे आपके मूड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और जैसे इसमें बताया गया है कि 60% या एक्सरसाइज के हवाले से बताया गया है या वॉलंटियर इन नेचर के हवाले से बताया गया है। तो इस सिलसिले में मैं अब
बताती हूँ आपको कि ये कैसे इफेक्ट डाल रहे होते हैं ना। 1 मिनट। इसमें जैसे सबसे पहले जैसे स्लीप के हवाले से बताया गया है, तो मैं आपको ये बताऊं कि स्लीप बेसिकली क्या होता है। इसके ऊपर जैसे हमने 2 डिफरेंट लेक्चर्स भी अरेंज किए थे। स्लीप में बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक गहरी नींद की हालत में होते हैं, तो उस नींद की हालत में बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है कि उसमें एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है या उसको बूस्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, तो आप खुद सोचें कि उसका इफेक्ट आपकी मूड पे लामहला पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट जो वायरसेस आपके कांटेक्ट में आएंगे, वो आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगी और उसकी वजह से आप बीमार नहीं होंगे। और दूसरा इफेक्ट एक गहरी नींद का ये होता है कि जब आप गहरी नींद की हालत में होते हैं, खासतौर से जो रैम स्लीप होती है, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर कर चुकी हूँ, तो ये मैं इसलिए यहाँ नहीं बताना चाह रही हूँ। आप चाहें तो वो जाके माल्टन बज़्म खवातीन के प्रीवियस लेक्चर में आप उसको देख सकते हैं। नींद से रिलेटेड मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए। तो दूसरा ये होता है कि जब आप गहरी नींद या रैम स्लीप के अंदर होते हैं, तो उस दौरान बेसिकली आपके हेड टू टो, आपकी बॉडी के जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं, चाहे वो आपकी ब्रेन के सेल्स हैं या आपके बॉडी के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो रिपेयर होते हैं। उनकी मरम्मत का अमल होता है, उसकी जो है रिपेयरमेंट का अमल होता है। और ये अमल सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब आप अपनी नींद पूरी करेंगे। तो ये नींद इतनी ज्यादा अहम है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप एक पूरी 7, 8 या 9 घंटे की पूरी नींद लेंगे, तो आप देखेंगे हेड टू टो आपके बॉडी के जितने भी सेल्स, उसमें जो भी टूट फूट का अमल दिन भर में हुआ है मुख्तलिफ काम करने के दौरान, तो वो उन रात की नींद में वो सही तरीके से क्या होगा कि वो सबके सब रिपेयर हो जाएंगे। और जब वो रिपेयर होंगे, तो लामहला आपको जिस्म में दर्द कम महसूस होगा। आपको जो है वो हर चीज एक रीन्यू हुई हुई, रिस्टोर हुई हुई एनर्जी भी रिस्टोर हुई हुई। और जब आप सुबह उठेंगे, तो वो लामहला एक अच्छे मूड के साथ उठेंगे। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर किसी बच्चे को, इवन अगर आप खुद, आपको भी कभी गहरी नींद से या आपकी नींद पूरी ना हुई भी और कोई आपको उठा दे, तो आप बताएं सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहला मूड इम्पैक्ट क्या होता है मूड कि खराब आप होता है। मूड खराब हो जाता है। आपको इतना बुरा लगता है। इवन जो बच्चे होते हैं, अगर उनको भी कच्ची नींद से, जैसे ये जुमला यूज किया जाता है कि कच्ची नींद से बच्चा उठ गया है, तो उसमें बच्चा क्या करता है? सबसे ज्यादा रोना, चीखना, चिल्लाना, और उसके मूड पे कितना असर पड़ता है। और आप देखें कि वो बच्चे जो अपनी पूरी एक साउंड, एक अच्छी नींद लेकर के जब उठते हैं, तो वो देखें कितने फ्रेश मूड के साथ उठते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, और ये एक एविडेंस से बेस्ड है कि जो नींद है वो आपके मूड के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है। फिर जैसे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज के हवाले से। और जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि एक्सरसाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कि एक्सरसाइज बेसिकली क्या करती है। एक्सरसाइज की एक तो बहुत सारी वैरायटीज होती है ना, कि आपको कौन से टाइप की एक्सरसाइज करना पसंद है। लेकिन जैसे आपको याद होगा कि मैंने एक प्रेशर पॉइंट के हवाले से एक बात आप लोगों से शेयर की थी लास्ट टाइम, कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो आपके पैर के नीचे डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे प्रेस हो रहे होते हैं। जब वो प्रेस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपके डिफरेंट बॉडी जो होते हैं ऑर्गन से लिंक हुए हुए होते हैं। और उस लिंक होने की वजह से क्या होता है कि वो तमाम की तमाम जो बॉडी फंक्शनिंग होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और आपका जो मूड है वो बहुत फिर आपके लामाला आपके मूड पे असर पड़ता है। और साथ साथ ये है कि एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलेट होता है। इसके साथ साथ जो होता है, आप देखें कि दिल की धड़कन, उसमें भी फर्क पड़ता है। आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, और बहरहाल वो आपके मूड के ऊपर असर डालता है। उसमें जैसे इन्होंने स्टडी शेयर की है कि 30,000 जो है नॉर्वेजियन जो है, उन लोगों को उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाई, तो इस स्टडी से उनको ये पता चला कि सिर्फ 1 आवर एक्सरसाइज अगर आप वीकली अगर आप कर लें, तो वो आपके डिप्रेशन को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकता है।
और ये स्टडी आप इसके बिल्कुल एंड पे जाके इसका ये पूरा लिंक आपको मिलेगा और आप जाके ये पूरी स्टडी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा फैक्टर है वॉलंटियर इन नेचर, इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप नेचर में जाके वॉलंटियर करते हैं या जैसे कि अक्सर बाहर डिफरेंट फन फेयर लगे हुए होते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, अगर आप वहां जाके वॉलंटियर करते हैं तो ये चीज भी आपके मूड के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है। जैसे इसमें इन्होंने एक रिसर्च शेयर की है कि 12 वीक की एक रिसर्च थी, उन वॉलेंटियर्स को जो था उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो 39% जो थी वो पुअर थी। तो जब उनको वॉलेंटियर करवाया गया तो पता चला कि 19% जो था उनकी जो था मेंटल हेल्थ में जो था वो इम्प्रूवमेंट आई थी। जो पुअर था वो जो मेंटल हेल्थ थी वो इम्प्रूव हुई थी। और नेचर में वॉलंटियर करने से उसका एक लिंक ये भी है कि जब आप नेचर में जाते हैं, आप डिफरेंट जैसे प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं, परिंदों को देखते हैं या आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे आप बहुत ज्यादा जो है रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं और ये चीज आपके मूड पे बहुत ज्यादा असर डाल रही होती है। साथ साथ जो है अगर एक और फैक्टर की तरफ हम फोकस करें कि स्पेंड टाइम आउटडोर, कि ये जो रिसर्च है, ये जो स्टडी है 2015 में की गई थी और उसमें ये बताया गया था कि अगर आप सिर्फ आउटडोर जो है वो टाइम स्पेंड करें या 90 मिनट की वॉक अगर आप करें तो इससे आपके मूड के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। खास तौर से जो आपका डिप्रेशन है और जो आपका स्ट्रेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप आउटडोर जाते हैं तो ये बेसिकली आउटडोर जाना इटसेल्फ जो है वो एक माइंडफुल एक्टिविटी है। क्यों क्यों माइंडफुल एक्टिविटी है? क्योंकि इसके अंदर जब आप आउटडोर जाते हैं तो आप उस एक लूप से, वो एक स्ट्रेस का लूप जिसके अंदर आप बंधे हुए होते हैं या आप हर वक्त जो एक नेगेटिवली सोच रहे होते हैं या आप जो एक स्ट्रेस की हालत में रहते हैं, लेकिन जैसे जब आप आउटडोर जाते हैं तो आप उसको ब्रेक कर देते हैं, आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं और जब आप बाहर जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है अपनी आंखों के जरिए मुख्तलिफ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आप कान के जरिए डिफरेंट साउंड्स को सुन रहे होते हैं कि कोई गाड़ी की आवाज आ रही है, कोई किसी परिंदे की आवाज आ रही है, कोई इंसान दूसरा इंसान बात कर रहा है वो आपके कान में आवाज आ रही है या हवा चलने की आवाज आ रही है। तो उससे क्या होता है कि इस माइंडफुलनेस यानी एक टाइप का एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी भी होती है। तो उससे क्या होता है कि आपको जो डिप्रेशन और एंजाइटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है फर्क पड़ने लगता है। तो ये आउटडोर जाना भी आपके मूड एज अ मूड इन्हेंसर होता है और आपके मूड पे बहुत ज्यादा असर डालता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि मूड इन्हेंसर नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी मूड इन्हेंसर की, वो है कल्टीवेट या यूडोमोनिक हैप्पीनेस। यूडोमोनिक और हिडोनिक हैप्पीनेस बेसिकली क्या होती है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। हिडोनिक हैप्पीनेस में और यूडोमोनिक हैप्पीनेस में, अगर आप कोई काम या कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी अगर आप कोई भी काम खुशी के लिए करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं और वो फिल्म देखना आपको खुशी दे रहा है, यानी ये काम करना हुआ ना, तो ये आपका हिडोनिक हैप्पीनेस है, यानी कोई भी काम करके जिसको आपको खुशी हासिल होती है। और जो यूडोमोनिक हैप्पीनेस है ये उस वक्त होता है जब उसी काम में आप कोई मीनिंग या पर्पस तलाश करते हैं, यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिससे बस आपको खुशी मिल रही है, जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को फोन करते हैं और उससे बात करके आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और बहुत मजा आता है, आपने उससे जोक्स भी शेयर किए, उसकी बातें सुनी और मजा आया आपको, ये आपका हिडोनिक हैप्पीनेस हो गया और ये आपके मूड पे असर डालता है। लेकिन अगर आप उस कन्वर्सेशन में कोई मीनिंग लेते हैं, कोई आपको पर्पस मिलता है, जैसे अब आप बात कर रहे हैं और बात करते करते आपकी उस फ्रेंड ने आपको कोई गाइडेंस दे दी, उसने आपको कोई अच्छा सा मशवरा दे दिया और वो आपके लिए एक मीनिंग और एक पर्पस आता है, तो ये आपका यूडोमोनिक हैप्पीनेस कहलाता है। और ये दोनों ही चीजें अलग अलग लिहाज से आपके मूड के ऊपर इफेक्ट डाल रही होती हैं। यानी हेडोनिक जो होता है वो फॉर द टाइम बीइंग हैप्पीनेस होता है या फॉर द टाइम बीइंग आपका मूड इनहेंसर है, लेकिन यूडोमोनिक जो हैप्पीनेस है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म होता है। वो इसलिए लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि वो आपके मीनिंग से
पर्पस से रिलेटेड होता है कि आपने एक मीनिंग ड्रॉ किया, आपने एक जो है पर्पस तलाश किया उसके अंदर। बेशक गुफ्तगू वही चल रही है। आपको इन दोनों का फर्क समझ आया है? ओके। अभी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि ये तमाम चीजें समझ आ रही हैं? मैं समझती हूँ काफी इजी है और ये अंडरस्टैंडेबल है। ठीक या है। इजी है, और ये जस्ट पता होता है, लेकिन एक रिमाइंडर होता है ना, तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपको आपका फोकस जो होता है वो डेवलप हो जाता है, देन यू कैन गेट मोर एडवांटेज फ्रॉम दैट। यस, हाँ, ये डेली बेसिस पे समझ लें एक रिमाइंडर है और हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें आज के दिन के लिए आपके जो है वो ब्रेन में रहें और आप इनमें से कुछ चीजों को फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी है राइट डाउन व्हाट और हु यू आर ग्रेटफुल फॉर। और जैसे कि इसके ऊपर भी मैंने मेरा ख्याल है 2 सेशंस किए हैं कि ग्रेटफुल फॉर या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इटसेल्फ जो है ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है और इसके पीछे डिफरेंट रिसर्चेस ये बताती हैं, क्योंकि इसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब आपका ब्रेन या आपके माइंड का फोकस नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव जाता है, जिस लम्हे यानी जिस लम्हे आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं या आप चीजों को अप्रिशिएट करने लगते हैं, या उस लम्हे जैसी आपका फोकस नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट होता है, उसी लम्हे आपका ब्रेन जो है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, यानी डोपामिन एंड सेरोटोनिन। और डोपामिन एंड सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है और जब ये रिलीज होता है तो ये बेसिकली आपके मूड को एनहेंस करता है, आपके अंदर हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड लेके आता है, हैप्पी फीलिंग्स लेकर के आता है। और सेम यही बात जो है इसके यहाँ पर शेयर की गई है इस पेपर में कि जो ग्रेटफुल, आप जिस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हैं या अगर आप ग्रेटिट्यूड बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं या ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, जैसे मैं पर्सनली ग्रेटिट्यूड ब्लॉग लिखती हूँ डेली बेसिस पे और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटिट्यूड ब्लॉग बहुत ज्यादा मेरे मूड के ऊपर असर डालता है और मुझे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की तरफ लेके जाता है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से जो चीज आपको सूट करती है उस लिहाज से आप जो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लेकर के आइए। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, तो इस सिलसिले में जो है मेरा ख्याल है गुलनाज आप अपना, मेरा ख्याल है आपने ग्रेटिट्यूड का जो है उस सेशन को यूट्यूब में कन्वर्ट किया है मेरे ख्याल में। आई तो थिंक आप आई उस थिंक मैंने किया है। किया है ना, तो आप उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर सकती है ना। लेट मी चेक। तो उससे ये है कि आसानी हो जाएगी। तो उसमें बाकायदा पूरा ग्रेटिट्यूड का प्रोसीजर मैंने बताया है कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और क्या है और ये किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इसको शामिल कर सकते हैं। और ये ग्रेटिट्यूड एक बहुत बहुत वंडरफुल चीज है, ये आपकी लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन करती है, ट्रांसफॉर्म करती है ना पॉजिटिव वे। अच्छा, उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट कैटेगरी था लिसनिंग टू द म्यूजिक, आई थिंक वही था मेरे ख्याल में। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी लिसनिंग म्यूजिक के हवाले से, लिसनिंग टू हैप्पी म्यूजिक। अब लिसनिंग टू हैप्पी म्यूजिक जो है बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके लिए, यानी ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है ना, कि आपके लिहाज से हैप्पी म्यूजिक क्या है। जैसे मैंने कुछ लोगों को ये ऑब्जर्व किया है कि जब वो सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो उनको उससे खुशी मिल रही होती है। कुछ लोग अगर जैसे फॉक म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो वो उनके लिए हैप्पी म्यूजिक होता है, या कुछ लोग जो है वो हिप हॉप को लाइक कर रहे होते हैं, या कुछ लोग जैसे जो आजकल का म्यूजिक होता है बहुत शार्प म्यूजिक इस टाइप का, वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके नजदीक हैप्पी म्यूजिक की डेफिनेशन क्या है। तो ये कहा जाता है कि जो हैप्पी म्यूजिक है, सॉरी, ये अगर आप लिसन करें तो इसका लामहला आपके मूड के ऊपर असर होता है। अच्छा, इस पे मैं यहाँ पे एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो है रिलैक्सिंग म्यूजिक की जो है वो ऑडियो अवेलेबल है। तो आप वहां से जैसे उसमें बिल्कुल नेचुरल म्यूजिक या नेचुरल नेचर से रिलेटेड जो म्यूजिक है उसकी
बहुत सारी जो है वो ऑडियो अवेलेबल है, और वो ऑडियो इस टाइप की है, जैसे 3 आवर्स की है, कोई 9 आवर्स की है। वो जस्ट आप जब सोने के लिए लेटे हैं, आपने उस यूट्यूब की म्यूजिक को ऑन करा और वो आप आराम से लेट गए और उसको आप सुनते रहें, और सुनते सुनते वो आपको बहुत अच्छी उससे नींद भी आएगी, वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। वो म्यूजिक किस टाइप का, जैसे, और ये मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ ये वाला म्यूजिक सुनने के लिए, क्योंकि वो है नेचर से रिलेटेड, जैसे रेन फॉल का है, बकायदा उसमें आपको आवाज आती रहेगी कि जैसे तेज बारिश हो रही है, या किसी झरने की आवाज है कि एक बहुत अच्छा जो है वो पानी गिर रहा है और बकायदा आपको आवाज आ रही है उसकी, या जैसे कोई अच्छा सा जी। छोटा सा अच्छा, आसिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी 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 बोलिए आसिया। आसिया। उसको स्पा म्यूजिक कहते हैं। जी स्पा म्यूजिक। आवाज आ रही है? कम आ रही है, हल्की आ रही है। हाँ। अच्छा, मैं कह रही हूँ इसको स्पा म्यूजिक कहते हैं। ओ, स्पा म्यूजिक कहते हैं, लेकिन अगर आप हाँ, YouTube पे अगर इसको आप लिखें तो उस पे आप लिखें रिलैक्सिंग या नेचुरल म्यूजिक, या म्यूजिक विथ नेचर साउंड, या और जैसे उसमें पानी 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 की गिरने की आवाज है, या हवा की बकायदा होती परिंदों की है, आवाजें आ पत्तों रही की, होंगी ना। जी जी जी, वो चिड़ियों की, बर्ड्स चिड़ियों की, की, बर्ड्स यस। की चिरपिंग। अच्छा, ये इसको स्पा म्यूजिक भी कहते हैं। मैं समझती हूँ कि स्पा वाले भी जो है वो रिलैक्स करने के लिए यही वाला रिलैक्स करने म्यूजिक के यूज लिए करते फेशियल हैं। के टाइम पे करते हैं इसको ना। ठीक इसको ठीक, तो ये अगर नहीं काफी मिले तो सूदिंग होता है। काफी सूदिंग होता है, और अगर आप नहीं मिले तो स्पा म्यूजिक लिखे तो ऑटोमेटिकली ये सारी नेचर की, जैसे इसके पानी के गिरने की आवाज सारी आ जाती है। तो आप देखेंगे जब हम असल में, अगर जैसे हम हर वक्त तो नेचर में नहीं जा सकते, हम हर वक्त तो बारिश बिल्कुल। नहीं हो रही होती है, लेकिन ये देखें कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग है कि इस टाइप के यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइप के म्यूजिक्स अवेलेबल हैं। आप उसको डाउनलोड कर लें, अगर डाउनलोड ना भी करें तो जस्ट यूट्यूब आप ऑन करें और उस म्यूजिक को लगाएं, और आप देखिए कि वो कितना आपके नर्व्स पे, आपके इमोशंस पे, आपके थॉट्स पे, आपके फीलिंग्स पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसका। और फिर जब ये चीजें पॉजिटिवली जब इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, तो आप देखें कि साथ साथ लाजमी तौर पे आपका जो मूड है वो लाजमी पॉजिटिव उसके अंदर आएगा, और आप एकदम से एग्जैक्ट। अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। तो ये कोशिश करें कि इसमें से आप जो है कौन सा अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे मुझे पर्सनली परिंदों की आवाज बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा मुझे जो पानी बहने की आवाज है, ये दो साउंड जो है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सूदिंग साउंड है। तो आप बहुत सारे साउंड्स को तलाश करें और देखें कि आपके लिए कौन सा सूदिंग है। यहाँ मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आप सिलेक्ट करें कि आपकी पर्सनालिटी, आपके तजुर्बे के लिहाज से और आपके डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस के लिहाज से कौन सी जो साउंड है जो जिससे आप अटैच हैं, जो आपको कंफर्ट दे रही है। तो सारे साउंड ट्राई करें और देखें कि किस साउंड ने आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो इंड्यूस की है। तो यहाँ ये मेरी रिकमेंडेशंस है आप लोगों के लिए। अच्छा, अगर अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी कैटेगरी क्या है जो आपके मूड के ऊपर असर डालेगी, वो है हमारी कैटेगरी नेक्स्ट लाफ। लाफ, जैसे लाफ के बारे में कहा जाता है कि जब आप हंसते हैं, या लाफ्टर इज प्रूवन टू इंक्रीज डोपामिन, अ केमिकल दैट एलिवेट्स मूड, यानी जब आप हंसते हैं और खिलखिला के आप हंसते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में खास केमिकल रिलीज होता है। इवन यही केमिकल यानी डोपामिन लाफ से भी रिलीज होता है, साथ साथ डोपामिन रिलीज होता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से भी। और साथ साथ ये जो है डोपामिन आपका जो है म्यूजिक लिसन करने से भी, जो नेचुरल साउंड होती है इसको लिसन करने से भी रिलीज होता है। तो डोपामिन बेसिकली, और डोपामिन की कमी से बेसिकली क्या होता है कि डिप्रेशन होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यानी अगर ये कम हो जाए तो डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन, जिस डिप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ वो है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें आपके अंदर साइकोमोटर रिटार्डेशन आ जाती है, आपके अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है, आप फटीग का शिकार हो जाते हैं और आपका दिल नहीं चाहता कि आप बिस्तर से बाहर निकलें। तो बेसिकली जब आप बहुत ज्यादा हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, पूरा मुंह खोल के हंसते हैं, तो ये बेसिकली ये चीज, ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है। जब डोपामिन एक अच्छी
तादाद में या मिकदार में रिलीज होता है तो ये आपके मूड को इनहेंस करता है, मूड में एक पॉजिटिविटी लेकर के आती है। और देखिए इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी ना। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हंसने के कौन कौन से मौके हैं या हंसने के कौन कौन से तरीके हैं, तो मैं हंसने आपको हंसने के मौके तो बहुत होते हैं, जैसे कोई फिसल गया उसको देख के हंसी आ जाती है। हद हो गई है गुलनाज, तुम तो हंस लोगी लेकिन दूसरे का तो लेकिन मुंह तो लेकिन टेढ़ा उस मेढ़ा हो बंदे जाएगा। लेकिन उस बंदे पे जो गुजरती है ना, वो बेचारा वही जानता है। लेकिन समटाइम्स वी कांट कंट्रोल आवर लव। वो गुस्सा भी कर लेता, मैं फिसल गया हूँ, ये हंस रही है ना। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि हंसने के बहुत मौके मिलते हैं, तो हर जगह पे हंसा नहीं जाना हंसना नहीं चाहिए। चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। और खास तौर से मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही जो एकदम से गुलनाज ने कहा ना कि कोई गिर जाए तो तो ये आपको अपने लिहाज से देखना है। और इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक ग्रेटिट्यूड ब्लॉग लिखा है, उस पे मैंने इसकी पिक्चर अपलोड की है। और ये मेरा जर्नल है, इसमें थिंग्स दैट मेक मी स्माइल, यानी वो कौन सी चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा स्माइल लेके आती है मेरे चेहरे पे, या मैं जिससे बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। तो इसमें बकायदा मैं वो चीजें नोट करती जाती हूँ। फिर इसमें जैसे बहुत सारी जब स्ट्रैटेजीज जमा हो गई तो मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखा है ना, तो वो ब्लॉग चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप अपने लिहाज से एक लिस्ट तैयार करें कि कौन सी चीजें हैं जो आपको, जिसकी वजह से आप खिलखिला के हंसते हैं। अगर मैं अपना तजुर्बा शेयर करूं कि जब मैं अपने बच्चों के साथ लीडो खेल रही होती हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड भी होते हैं, बच्चे होते हैं, हम सब मिलकर जब लीडो खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ, क्योंकि उसमें इतने सारे चीटिंग के चांसेस होते हैं। और जो है किसी की गोटी लाल हो चुकी होती है, आप दोबारा से वापस बिठाते हैं, यानी कितना फन हो रहा होता है ना कि एक आदमी की जैसे 2 गोटियां लाल हो गई, वो थोड़ी देर में देखते हैं कि उसकी चारों की चारों जो है वो यस, इधर लेकिन घूम ये, रही है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये फन जो होता है ना, जीत जो रहा होता है ना, उसके लिए हो रहा होता है। जिस बेचारे की गोटियां मर रही होती है ना, उसका दिल तो कर रहा होता है कि फेंके सारा कुछ और नहीं, लेकिन इस गेम के जरिए आपने ये सिखाना है ना कि ये जो गेम आप खेल रहे हैं, ये आप एक अच्छा टाइम पास करने के लिए, फैमिली एंगेजमेंट के लिए खेल रहे हैं। ये आपकी जिंदगी मौत का मसला नहीं है। मैं भले चाहे लेकिन हारते रही वो होंगी, लेकिन गेम में मुझे इतनी हंसी आ रही होती गेम है। में भी ना, गेम में भी हंसना दोनों टीमों के लिए नहीं होता है। समटाइम्स एक टीम हंस रही होती है, एक रो रही होती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो टीम रो रही होती है मैं उसको एक टिप देती हूँ कि उसकी खुशी में कैसे इजाफा हो सकता है ना। खैर ये थोड़ी सी चीटिंग वाली बात है, लेकिन गेम को हाँ, वो जिंदगी, थोड़े से चीटिंग का तो उसको भी खुशी मिल सकती है ना, कैसे। जैसे आपको ऐसे लग रहा है आपकी गोटियां बार बार मर रही हैं या आपकी गोटियां लाल नहीं हो रही हैं और सामने वाले की लाल हो गई, तो कोई बात नहीं, आप जो इसकी लाल हुई हुई गोटी उसकी नजर बचा के वापस गेम में शामिल कर दें, तो फिर आपको जो खुशी का एहसास होगा, आप खुद सोचें कि कितना मजा आएगा फिर। लेकिन बहरहाल उसमें मैंने एक पूरी लिस्ट अपने लिहाज से उसमें की है। तो इसी तरीके से आप एक टाइप का जर्नल बनाएं और उसमें ये लिखें कि आपको कौन कौन सी चीजें खुशी दे रही होती हैं, और बाज दफा कॉन्शियस एफर्ट करें और उन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर के आइए। बाज दफा जैसे छोटा बच्चा है, टोडलर, इन्फेंट, उनको देख के, उनकी हरकतें देख के, वो एक अजीब किस्म की वो जो होती है ना, वो हंसी मजा आ आती रहा है। होता है। हाँ हाँ और हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अच्छा चल के दिखाओ, अच्छा ये करो वो हाँ करो, हाँ तो वो हाँ। बड़ा अच्छा है। यानी वो भी एक किस्म है कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जैसे एक वो फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसके अंदर लाफ्टर थेरेपी दिखाई है ना। और इंडिया में तो लाफ्टर थेरेपी बहुत कॉमन है, बकायदा उनके पार्क्स बने हुए हैं जहाँ पे वो बकायदा लाफ्टर मेडिटेशन, लाफ्टर योगा, लाफ्टर थेरेपी बकायदा होती है। उसमें बकायदा जो पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं वो हंसना शुरू करते हैं, वो हंसते हंसते फिर लोटपोट हो जाते हैं। और वो इसी बेस पे कि जो जितना वो ज्यादा हंसेंगे उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा, और जब डोपामिन रिलीज होगा तो उससे उनका मूड एनहांस होगा। और आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप अपनी किसी फ्रेंड्स की या कजन्स की ऐसी गैदरिंग में बैठे जहां आप बस हंसे जा रहे हैं, ऐसा आपका बाज़ ऐसा सर्कल होता है दोस्तों का कि देखते ही आपके बस चेहरे पे खिलखिलाहट आ जाती है, और आप देखेंगे वो खिलखिलाहट आने के बाद आपके मूड पे कितना पॉजिटिव असर पड़ता है उसका।
यानी मूड कितना अच्छा हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पे कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जो आपकी, इसी तरीके से अगर आप कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो कॉमेडी मूवी में भी देखें आप कितना आप हंस रहे होते हैं ना, या आप जैसे, तो अपने लिहाज से आप देखें कि आपके लिए कौन सी चीजें हंसी का बाइस हैं, या जो, तो डेली बेसिस में जो है उन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर जरूर शामिल कीजिए। तो उससे आपका जो है मूड काफी स्टेबल रहेगा और आप लाइफ को बेहतर तौर पे अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी डी क्लटर। डी क्लटर का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अब भी आपको बताना चाहूंगी, और इस पे मेरा ख्याल है माल्टन वुमेन काउंसिल ने एक बहुत अच्छा सेशन भी रखा था जिसमें उन्होंने एक फैसिलिटेटर को बुलाया था और उसने बकायदा उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया था कि किस तरीके से अगर घर में क्लटर जमा हुआ है या बहुत ज्यादा सामान जमा है आपके घर में, तो उसका असर आपकी बॉडी पे क्या पड़ता है। यानी अगर आपके घर में बहुत ज्यादा सामान है तो वो क्या होता है कि वो आपके अंदर कार्टिजोल लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और ये कार्टिजोल लेवल जब इंक्रीज होता है तो बेसिकली आपके अंदर एक तरीके के स्ट्रेस वाले सिम्टम्स आने लगते हैं। और स्ट्रेस जो है, कार्टिजोल बेसिकली क्या है कि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर आपने बहुत ज्यादा क्लटर जमा किया हुआ है, जैसे कि डाइनिंग टेबल पे बहुत ज्यादा सामान है या किचन में आगे पीछे बेतहाशा सामान रखा हुआ है, या अगर आप अपनी वार्डरोब की तरफ गए आपने देखा कि सामान आगे पीछे बेतहाशा है, या बेडरूम में चीजें फैली पड़ी हुई हैं, तो ये चीजें क्या होती हैं, आपके अंदर कार्टिजोल जो है ना वो सिर्फ देखने से, मैं आपको यही बता रही हूँ कि सिर्फ जब आप इन चीजों को देख रहे होते हैं ना तो ये चीजें आपके अंदर कार्टिजोल लेवल को इंक्रीज करती हैं। तो कोशिश करें कि वो चीजें जो आपके इस्तेमाल की नहीं है या आपके इस्तेमाल से ज्यादा की हैं, या तो उनको डोनेट कर दें या उसको किसी को गिफ्ट कर दें, अगर अनयूज्ड है तो किसी को गिफ्ट कर दें, डोनेशन में दे दें, और जो है अपने घर को क्लटर फ्री घर रखें। इस सिलसिले में मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि आजकल मैं एक सेशन ले रही हूँ, एक खातून है, उनका मिनिमलिस्ट के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। तो अगर आप उस चैनल को अगर आप फॉलो करें तो उससे आपको अंदाजा होगा कि वो किस तरीके से घर को, चीजों को डीक्लटर करने की उसने छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं। अच्छा, एक मिनट में अभी आपको दिखाती हूँ उसका, उससे आपको अंदाजा होगा। गिव मी अ मिनट, मैं अपना यूट्यूब ओपन करके वो आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप उसकी चीजों को फॉलो करते हैं या उसकी स्ट्रैटेजीज को भी इवन अगर आप देखते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ओके, चलिए मैं अब स्क्रीन शेयर करके आपको बकायदा ये दिखाती हूँ ना। तो आप इसका जो है इसको ओपन करें इसको, और ये मुझे अभी तक मैंने जितना भी घर को डीक्लटर करने के हवाले से या मिनिमाइज करने के हवाले से जितनी चीजें सर्च की उसमें मुझे सबसे बेस्ट जो है ना ये खातून लगी है। तो आप इनको देखिएगा। और कहाँ गया ये? अर्ची, मैं एक बात यहाँ पे शेयर करती हूँ। मैंने अभी ना रिसेंटली किया था, एक कोर्स किया था क्रिएटिव थिंकिंग का। ओके। तो उसके अंदर उन्होंने जो आपको क्रिएटिव बनाने का जो एक टूल बताया था ना, उसमें ये चीज भी थी कि जितना डीक्लटर करेंगे, और क्लटर जितना जो है, ऑर्गेनाइज हाँ, और जितना जितना क्लटर होगा ना उतना आपकी जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। ये तो बिल्कुल सही साइंटिफिक बात है। और फिर दूसरा एक मैंने ब्रेन फॉग का किया था, हाँ जिसमें हाँ। कि आपकी जो मेमोरी की प्रॉब्लम्स जिसमें होती है कि आपको चीजें भूल जाती हैं, या तो उसमें भी उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी बताई थी वो यही थी कि डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइज होने की, कि ओके, अब सही जितना सही। डीक्लटर करेंगे और जितना ऑर्गेनाइज होंगे तो उतना ठीक, ही आप ज्यादा अपने आप को ना वो ऑर्गेनाइज फील करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है और ये एविडेंस बेस्ड बात है, रिसर्च बेस्ड है।
तो ये जो है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये खातून का, ये मिनिमलिस्ट है और इनकी जो स्ट्रैटेजीज है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड, बहुत इजी है। Can you share her link in the chat Okay. box? तो यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि चले मैं इसका लिंक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये मुझे इन खातून से बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और मैंने अभी तक डी क्लटर के उसमें ये शेयर पे मैं क्लिक करती हूँ और इसका जो लिंक है ये मैं अभी कॉपी कर देती हूँ। तो मुझे जो है सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इन्हीं की टिप्स और उससे हुआ है। तो ये मैं इसका लिंक यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो ये आप लोग बाद में इसको देख सकते हैं ना। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारी कैटेगरी क्या है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, अच्छा इसमें जैसे तमाम ये रिसर्चेस का भी जिक्र करेंगी कि डिक्लटर करने से बेसिकली क्या होता है, यानी ये आपको बहुत मजा आएगा इनका ये पूरा सुनने के बाद ना। इनके जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। वो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है गिव अ हग। व्हेन यू स्टिमुलेट द प्रेशर रिस्पेक्ट्स ऑफ योर स्किन, इट लोअर्स स्ट्रेस हार्मोन। टच ऑल्सो बूस्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो आपके अंदर सेंस ऑफ वेलबींग लेके आता है, आपके अंदर सिक्योरिटी लेके आता है और आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी लेकर के आता है। तो गिव अ हग, और ये हग जो है इसके ऊपर कोई वो नहीं है पाबंदी, लेकिन अभी चूंकि कोविड-19 है तो ये हग सिर्फ आप अपने करीब रहने वालों को या अपने प्यारों को दे सकते हैं। जैसे ये हग आप अपने बच्चों को दे सकते हैं डेली बेसिस पे, और खासतौर से मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जब बच्चे आपके स्कूल से आते हैं तो उस टाइम उनको लाजमी गले लगाएं, उनको हग करें, उनके कंधे पे हाथ रखें, खास तौर से कंधे पे जरूर उनके हाथ रखें। और जो है जैसे जब मैं अपने बच्चों को पिक करने जाती हूँ तो मैं लाजमी उनके कंधे पे हाथ रख के पूरे रास्ते उनसे बात करते हुए आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो टच जो है उसका बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और वो एक खास टाइप का हार्मोन भी बॉडी में रिलीज कर रहा होता है। तो ये आप हग दें, अपने बच्चों को हग दें, अपने हस्बैंड को हग दें, उसमें कोई बुराई नहीं है कि जब अगर आपके हस्बैंड ऑफिस से वापस आते हैं तो आप उनको वेलकम करें, उनको हग दें, उनके हाथ से सामान लें। तो ये उनके अंदर एक वेल बीइंग का जो है वो हार्मोन रिलीज करेगा और वो आपको फिर देखें कितनी अच्छी नजरों से आपको देखेंगे। अच्छा फिर नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आइए, वो है पेटा डॉग और कैट। तो इसमें जैसे कि ये यहाँ का कल्चर है, यहाँ का वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन अगर हम अपने साउथ साउथ एशियन कल्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे साउथ एशियन कल्चर के अंदर जैसे जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि पेटा डॉग और कैट, तो बेसिकली हमारा जो साउथ इंडियन कह रही हूँ, साउथ एशियन कल्चर में अगर आप देखें कि उस कल्चर के अंदर आप देखें कि अमूमन परिंदे रखने का रिवाज होता है घर के अंदर। किसी के घर में आपको तोता पला हुआ नजर आएगा, कुछ नहीं तो किसी ने वैसे ही बिल्लियां पाली हुई होती हैं, और कुछ नहीं तो अक्सर जैसे अगर आप रूरल एरियाज में जाए तो लोगों ने घरों में गायें पाली हुई होती है, बकरियां पाली हुई होती हैं। मुझे अपने बचपन में याद है कि हमारे घर में मुर्गियां पली हुई थी। और जैसे हाँ ये है कि मैं अब जब भी पाकिस्तान विजिट करती हूँ और जैसे मुझे अगर 2 महीने रहना है, इवन अगर 1 महीने का भी स्टे, तो उस दौरान मैं लाजमी अपने बच्चों को चूजे दिला के लाती हूँ और वो उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि ये पैट करना ये खास टाइप का एक हार्मोन रिलीज करता है और ये आपके मूड इनहेंसर है ये पैट करना। और जैसे अगर आपके घर में तोता पला हुआ है तो देखिए आप तोते से बात कर रहे हैं या उसको आप पैटिंग कर रहे हैं, या अगर आपके घर में कोई जैसे दूसरे टाइप के एनिमल्स पले हुए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं लोगों के घरों में अमूमन कछुए पाले हुए होते हैं लोगों ने घरों में ना पाकिस्तान में, तो उसको पैट करना, या कुछ नहीं घर में अगर बिल्ली नहीं पालनी है आपको तो आप सिर्फ बाहर 2-3 दिन दूध रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपके घर जो है रोजाना बिल्ली आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको जैसे सॉरी टू इंटरप्ट अर्शी, यहाँ पे मैं एक बात ज़रा कहना चाहूँगी कि
मैंने वो टर्टल्स और जो कछुए पाकिस्तान में या अगर लोग रखते हैं तो उनके ऊपर ना एक सैमोनेला बैक्टीरिया का बड़ा वो मैंने हम लोगों ने लेना था, तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। हाँ हाँ तो हाँ। बड़ी रिसर्च की थी, तो उस पे मैंने देखा था कि वो कहते हैं जी उसके ऊपर एक बैक्टीरिया होता है जो सैमोनेला, बड़ा ही वो क्या उसको कहते हैं ना, बदतमीज किस्म का बैक्टीरिया है एक, ठीक ठीक। जो पेट और डायरिया शायरिया कोस करता है। हाँ तो हाँ हाँ। उस पे ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है कि आपने अगर उसको पेट किया है या उसको, तो हाथ अच्छी तरह से धो लें, ओके। क्योंकि इट्स या नॉट उसमें सेफ। मेरे ख्याल में जो है जितने भी पेट एनिमल्स रखे जाते हैं पाकिस्तान में, मैंने ये देखा है कि अमूमन लोग उनको वैक्सीनेशन भी उनकी करवा रहे होते हैं। नहीं करवाते। मेरे जानने वालों में तो करवाते हैं लोग, मेरे जैसे पाकिस्तान में जेठ इतना साहब रवाज खुले हुए हैं। अब चेंज हो गया है। हाँ पहले नहीं हाँ। था, लेकिन अब चेंज हो गया है। पहले तो वो बस रखते थे और कोई इतना वो कॉमन नहीं था, लेकिन अब मैंने देखा है कि अब हाँ, अब फेसबुक लोग और डिजिटल मीडिया की वजह से ना अवेयरनेस आई है। नहीं तो वो वैक्सीनेशन हमने करवाते हैं, उनको या प्रॉपर बात दे रहे होते हैं। इवन मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि जैसे एक मुझे एक ने कहा कि उनके जैसे बहुत अच्छा सा डॉग पला हुआ है, तो वो बकायदा जाके डॉग की स्केलिंग करवाई उन्होंने। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा डॉग की स्केलिंग करवाई है दांतों की या आपने? तो वो कहते हैं वो इसलिए कि ये अगर हम इनकी स्केलिंग ना करवाएं, क्योंकि डॉग्स तो ब्रश नहीं करते हैं, तो एक वक्त आता है कि वो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से जो दांत होते हैं वो उनके फिर एक उम्र में आके सारे झड़ जाते हैं। तो फिर यहाँ ये रिकमेंड किया जाता है कि डॉग्स जो हैं उनके आप दांतों की स्केलिंग, क्लीनिंग, सफाई और खासतौर से नेल्स के पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये सब यहाँ पर हो रहे होते हैं। तो लोग करवाते हैं, और इसलिए करवाते हैं कि उससे उनकी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है काफी इम्प्रूव हो जाती है। या तो ये हमने कुछ जी। हमने अपनी वो जो कैट रखा हुआ था, तो उसकी नेल्स वगैरह नहीं निकलवाए हुए थे, लेकिन लोग उसको डीक्लॉज करवा देते हैं, बट इट्स नॉट सेफ फॉर द कैट्स। तो फिर उसकी ये था कि उसकी फिर वो नेल्स काटने पड़ते थे, तो वो फातिमा की नहीं, ड्यूटी मेरी होती थी कि मेरी उसके फ्रेंड नेल्स करवा वगैरह के आई है काटें। अपनी। अच्छा। वो मेरी फ्रेंड करवा के आई है, उसकी मैनीक्योर करवा के आई है, पेडिक्योर करवा के आई है अपनी कैट की। सही। या उसका पता नहीं $80 दिए है उसने। यस यस, ऐसा है, आसिया, ऐसा आपकी है। आवाज बहुत कम आ रही है। एनीवेज, बहुत कम आ रही अच्छा, है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये मेरे ख्याल है हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीक भी चलेगा, लेकिन मैं जैसे अब आपको बताऊं कि ओमेगा 3 जो है ये पूरा रिसर्च बेस्ड है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी तमाम रिसर्चेज आपको नीचे मिल जाएंगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगी तो ये पूरा एक रिसर्च बेस्ड है कि जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये आपका मूड इन्हेंसर है। यानी अगर आप जो है ओमेगा 3 के, अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है उसका कैप्सूल, या अगर आप बहुत ज्यादा मछली का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको काफी हद तक जो है आपके मूड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। खास तौर से जो ओमेगा 3 है ये फिश के अंदर पाया जाता है और फ्लैक्स सीड में। तो इन दोनों और चीजों को आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा लाजमी बनाइए, फिर आप देखेंगे कि आपके मूड पे कितना जी, असर पड़ता है। अर्शी, आसिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी जी, आसिया। आसिया बोलिए। ओमेगा 3 वो एग भी होते हैं ना, ओमेगा 3 अंडे। जी जी, ओमेगा 3 अंडे भी आते हैं, हाँ ओमेगा 3 ओमेगा एग्स भी 3 आते अंडों हैं। में भी होता है और नट्स में जी, भी है। नट्स में खास तौर से अखरोट में कहा जाता है कि अखरोट में, वॉलनट में, बादाम में ये पाया जाता है। और साथ साथ मैंने सुना है ये चिलगोजे में भी पाया जाता है ना, लेकिन चिलगोजे खैर काफी महंगे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक और चीज मैं आपको बताऊं कि थिंक अबाउट व्हाट वेंट वेल, इसके अंदर ये है कि आप डेली बेसिस पे ये रिफ्लेक्ट करें कि यानी एंड ऑफ द डे कि आपकी लाइफ में आज कौन सी ऐसी एक चीज से स्टार्ट करें। इसमें तो उन्होंने कहा है कम से कम 3 चीजों का आप जिक्र करें, तो आप एक चीज से स्टार्ट करें डेली बेसिस पे। कैसी एक कौन सी चीज है जो बहुत अच्छी और स्मूथली आपकी लाइफ में गई है। जैसे अगर आज के दिन के एंड पर ये अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं तो मैं ये कहूंगी कि मेरा ये जो सेशन है ये बहुत स्मूथली गया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मेरे बच्चे टाइम पर स्कूल चले गए। और तीसरी चीज ये है कि मैंने बहुत अच्छी सी आज सुबह में एक वॉक की है। तो इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस पे इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे और इस बारे में सोचेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें आज के दिन
जो है वो बेहतरीन तरीके से गई हैं या बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं। अगर आप देखें, स्कलिंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से भी निकलता है, क्योंकि जब आपका ब्रेन इस तरफ शिफ्ट होगा कि आप सिर्फ ये फोकस करेंगे कि कौन सी चीजें अच्छी गई हैं आपकी लाइफ में, तो लाजमी आपका ब्रेन जो है वो एक सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस करेगा या रिलीज करेगा। और जब वो केमिकल यानी वो सेरोटोनिन और डोपामिन जब आएगा, वो हैप्पी हार्मोन आएगा, वो आपके मूड के ऊपर असर डालेगा। तो ये जो है ये पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आएगा। तो इस तरीके से आप लाजमी दिन गुजरने के साथ साथ जो है शाम में या दिन में ये जरूर सोचा करें कि आज कौन कौन सी चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से गई हैं या आपने स्पेंड करी हैं। फिर है टेक स्लो एंड डीप ब्रेथ। तो इसके ऊपर भी जैसे हमने अभी बहुत सारे सेशंस में इसके ऊपर बात की, मैं इतना नहीं इसके ऊपर डीपली आपको बताऊंगी कि बेसिकली डीप ब्रीदिंग जो होती है ये बहुत ज्यादा मूड इनहेंसर होता है। इसके अंदर आप जैसे 4-7-8 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसमें जैसे मुख्तलिफ सेशन में मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है और इसको करने का भी तरीका आपको बताया, तो आप इसको वहां पे भी देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो डीप ब्रीदिंग है, अगर ये आप सुबह उठते ही सबसे पहले अगर कर लेते हैं, तो ये आपकी जो है रेस्ट ऑफ द डे के लिए आपकी एक पॉजिटिव जो टोन है वो सेट कर देता है। आप सिर्फ 4 मर्तबा जो है वो 4-7-8 एक्सरसाइज कर लें। अगर आपसे वो नहीं हो रही है तो आप दिन में किसी एक दफा जो है विम हॉफ की जो है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 11 मिनट वाली, वो बस टर्न ऑन करें यूट्यूब पे, आराम से लेट जाएं, आंखें बंद करें और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं। मेरा ख्याल है 11 मिनट तो आप पूरे दिन में अपनी ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। तो ये चूंकि आपके मूड को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और ये तमाम चीजें मैंने जैसे आपको बताया रिसर्च बेस्ड है। फिर ये है कि वॉच अ कैट वीडियो। तो ये एक रिसर्च हुई है, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप जो पार्टिसिपेंट्स है जब उन्होंने कैट वीडियो देखी तो वो देखने के बाद उनके मूड के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा, मूड इनहेंस हुआ, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आई। तो मैं यहाँ पे अपने कल्चर के लिहाज से बताना चाहूंगी कि आप अगर कैट वीडियो ना देखना चाहें तो आप अपने कल्चर के लिहाज से क्या कर सकते हैं। यानी इसमें वीडियो देखने का ताल्लुक है ना, वीडियो पैरट इटसेल्फ। पैरट्स की वीडियो देखो, इसमें इतने मजे मजे की। पैरट्स की वीडियो देख सकते हैं आप, जो है ट्रांसफॉर्मेशनल कैट्स की वीडियो वीडियो देख देखने में भी सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है हमारे कोई कल्चर हर्ज में। नहीं है, इवन कोई कि हर्ज बहुत नहीं मजे है। मजे की, इतने मजे की उनकी हरकतें होती हैं। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें उसके पास आई थिंक मोर देन 100 कैट्स होंगी। ये ओ पता अच्छा, नहीं ये शायद मेरा ख्याल है डॉग्स का मैंने था, भी देखी ये वाली वीडियो, ये मैंने भी देखी है ना? और वो हाँ कैसे उसको बुलाता है और वो सारे हाँ आके लाइन हाँ। वाइज बैठते हैं उनको खाना देना, और वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वो थे पेट्स। तो तो इस सिलसिले में देखें, अगर आपका आपका कल्चर या आपका रिलीजन या आपका जो है सेटअप या आपका तजुर्बा या आपके फैमिली मेंबर, यानी अगर किसी तरीके से आप अगर ये नहीं देख सकते तो इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं इसके इसमें। अलावा जो जी, छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातें होती है ना, वो छोटे जो मेरे बच्चे वो देखते हैं, जैसे कि बच्चे वो गिरते हैं तो आपने शीशे में नोटिस देख किया के होगा कि एक्टिंग ऑफ कितना करते मूड के हैं। ऊपर असर पड़ता है उसको देखने से। बिल्कुल। इनको इसी जब तरीके। मेरी अब हम्म। देखते हैं तो वो उनको बहुत खुशी मिलती है, छोटे छोटे बच्चों की, जैसे कैट की छोटी छोटी उनकी बातें ऐसे देखते हैं बच्चों की, छोटे इसी बच्चों की, तरीके से वो आप भी ये अच्छी देखें कि लगती है। आपने अपने बच्चों की बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई अब तो होंगी वो बचपन की। टिकटॉक एग्जैक्टली। टिकटॉक पे इतने मजे मजे की वीडियोस। तो इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं, या आप अपने बच्चों की वीडियोस देख सकते हैं, या आपने अपने कहीं आप कैंपिंग पे गए हैं या आप कहीं अपने गए हैं और वहाँ आपने छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाई हुई होंगी, तो आप वो देख जैसे सकते हैं। जैसे मेरी बेटी ने, जब हम पाकिस्तान यहाँ एयरपोर्ट से, टोरंटो एयरपोर्ट से चले हैं, यहाँ से लेके उसने पाकिस्तान का जितना टूर है उसके वापस आने तक की वीडियो, छोटे 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 से क्लिप लेके एक छोटी सी वीडियो बनाई है। तो वो वाह, मेरी सिस्टर जब वो होती है तो कहती है, जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं ये वीडियो देखती हूँ तो मेरा मूड हैप्पी हो जाता है। वाह, आसम। टोरंटो यहाँ से लेके उसने वहाँ छोटे छोटे क्लिप लेके सही, यानी छोटी इसने सी अपनी पूरी सारे जर्नी छोटे जर्नी कैप्चर की है ना। जर्नी कैप्चर करके उसकी 1.5 आवर की उसने पूरी वीडियो बना के उसमें छोटे छोटे सॉन्ग वगैरह दे के अच्छे, कि जब हम यहाँ से है चले थे हैप्पी थे, वहां आए हाँ। तो कितने उदास थे।
लेकिन आप देखें ये जो वीडियो आपकी बेटी ने बनाई है, ये वीडियो आप लाइफ में कभी भी देखेंगी, आज से 10 साल के बाद भी देखेंगी, 20 साल के बाद भी देखेंगी, इवन उसके बच्चों के साथ बैठ के देखेंगी, वो पॉजिटिवली आपके मूड को इनहेंस ज्यादा करेगी। एंजॉय। इसी तरीके से आप देखें कि अगर जब भी आप अगर अपनी शादी की वीडियो देखते हैं या अपने खानदान में आपने जैसे किसी मामू की शादी की वीडियो देखते हैं या अपने अम्मी अब्बू की शादी की वीडियो देखते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। वो छोटे छोटे पुरानी वीडियो हमारी शादी की होती है, जितनी पुरानी छोटी छोटी बातें या हैं, आप इवन माइयों की वीडियो देखते हैं, मेहंदी की वीडियो देख रहे होते हैं, आपको यानी आपको ऐसा लगता है कि ये वो जो लम्हा है वो दोबारा से जिंदा हो गया है आपकी लाइफ में। जिंदा हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो अच्छा कहते हैं लगता कि है, मूड फ्रेश हो जाता उसको है। रिवर्स चला के देखो तो और ज्यादा मजा आता है। हाँ जो हम जिससे मेहंदी वाले दिन जो मेरी सिस्टर ने सबने जो हरकतें जो जो किया उसमें वो सारा एग्जैक्टली। चलता है तो इतना अच्छा लगता है। और वो छोटे देखो छोटे कितनी क्लिप यादें उससे जुड़ी हुई होती हैं और एक तरीके का आपका जो है वो मूड एनहांसर है। तो अगर आप ये वीडियो अगर आप ना देखना चाहें तो आप देखें हमारे पास कितने हमारे कल्चर के लिहाज से कितने ऑप्शंस हैं। इवन मैंने कुछ खवातीन को ये देखा हाँ, है, मैं आपको बताती हूँ कि उनको कौन कौन सी टाइप की वीडियोस वो देखती है। जैसे बहुत सारी खवातीन को कुकिंग वीडियोस देखना बहुत ज्यादा सूदिंग लगता है। वो कहती है मुझे हम जब भी लगता परेशान है। होते कुकिंग वीडियो लगाए मूड एकदम से सही हो जाता है। या जैसे कासिम अली शाह की बहुत से लोग कहते हैं कि उसका हमने कोई भी जैसे 8 मिनट की 5 मिनट की कोई भी इंस्पिरेशनल वीडियो लगाई वो हमने देखी। या जैसे एक जावेद इकबाल है यूट्यूबर्स की मजे की हैं वो, जैसे वो जैद, क्या है वो, जैद नाम उसका है लड़के का, जैद अली। हाँ अच्छा जैद अली जिसमें वो लड़की भी बनता है और आदमी भी बना नहीं हुआ नहीं नहीं आता है। नहीं, वो और है, वो नसरीन, अच्छा हाँ वो वो तो नसरीन, वो है, मैं रिकमेंड नहीं उसका नाम करती हूँ भूल गया देखने मुझे, के लिए ना। परदेसी। हाँ वो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ देखने के लिए ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, बच्चे जो देते हैं इधर यूट्यूब पे, मेरा बेटा देखता वो उसी की वो नहीं, और भी बहुत जैद अली सारी की हैं। मजे की हैं। जैद हाँ। जैद अली की मजे की, उसकी तो मजे आप की इस हैं। टाइप के अपने मूड के हिसाब से अपने उसके हिसाब से वो करें और इन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर के आइए, तो उससे आपका मूड स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और आप जो है हर आसिया, वक्त मेरे एक ख्याल, अच्छे मूड में रहेंगे। सॉरी अर्शी, सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक आज अपना सेशन को आप वाइंड अप कर नहीं लें मैंने यही क्योंकि वाइंड टाइम अप हो कर गया है। दिया है सेशन ना। तो फिर हम नेक्स्ट वीक फिर दोबारा इसको ही कंटिन्यू इंशाल्लाह जो करेंगे। रिमेनिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो सबकी सब जो है फिर हम इंशाल्लाह डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे और रिमेनिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं जो आपके मूड को स्टेबलाइज करेंगी और आपके मूड को एनहांस करेंगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके चलिए, थैंक यू सो मच ओके, अल्लाह अर्शी हाफिज। अली and Asia for joining us today for this wonderful session. तो नेक्स्ट वीक हम दोबारा इसी सेशन के सेकेंड पार्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह